नमस्कार मित्रों। आज हम बहुत दिनों बाद वापस से मिल रहे हैं। आज बात शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 3 सवाल पूछे थे और मुझे खुशी है कि बहुत से बच्चों ने जवाब दिए हैं। न केवल वीडियो पर दिए हैं बल्कि व्हाट्सएप पर भी दिए हैं और मैसेजेस भी दिए हैं। और कुछ बच्चे जो मिलने आते रहते हैं उन्होंने भी उनके बारे में बात की है। लेकिन मेरी पहली शिकायत ये है कि उन सवालों की शिकायत तो क्या है, उन सवालों का किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है सवाल का जवाब आपको आता ही हो। जिन्होंने वीडियो देखा है और जो अटेम्प्ट कर रहे थे उनको आए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने तुक्के लगाए। ये तुक्के लगाने से सवालों के जवाब नहीं बनते। यानी उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ भी लिख दिया, जो उनको ध्यान था या कह दिया, कहा उसने कहा था, उसने कहा था। अरे भैया, वो जो बात मैंने पूछी थी उसको थोड़ा ध्यान से उसकी खोज करते, उसके उत्तर की खोज करते कहीं पर और फिर उसका उत्तर देते। और वो चाहे गलत ही होता लेकिन ऐसा तो लगता है कि आपने खोज की है। आपने तो देख सुना और जो आपको नाम ध्यान में आया उसको लिख दिया या आके बता दिया, साहब ये होगा, चाहे अरे साहब ये नहीं तो वो होगा, वो नहीं तो वो होगा। अरे यार, आप मजाक कर रहे हो या सीरियस हो? दूसरी बात, कुछ ने जो लिखा है उत्तर दिए, उसमें अंग्रेजी में लिखा है शब्द। अब अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है किसी विचारक की, रूसो की स्पेलिंग, अब रूसो की स्पेलिंग तो मुश्किल ही है। हेगल की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, रूसो की गलत लिख रहे हो। यानी आप बिना चेक किए कि भैया आपको स्पेलिंग आती है या नहीं आती है, उसको थोड़ा देख तो लें 1 मिनट किताब में, या मोबाइल तो सबके पास ही होता है, मोबाइल में चेक कर लें। ये एक अपनी, जिसे कहते हैं कि एक आपको इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी और एक आदत डालनी पड़ेगी कि अगर अंग्रेजी नहीं आती है, जो सबको नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती है, तो कम से कम अगर थोड़ा डाउट हो तो उसको देख तो लें। आप जो लिख रहे हो उसको वापस आप प्रोनाउंस करके देखो कि वो आता है कि नहीं आता। रोसो लिख रहे हो, रूसो, ROSSO, रूसो। अरे यार, कमाल कर रहे हो, प्रोफेसर बनने वाले हो, थोड़ा देख लो। हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है? हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। जब हिंदी में सवाल हम बात कर रहे हैं, हिंदी में सवाल आ रहा है तो हिंदी में लिख दो। अंग्रेजी में लिख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी में अपनी स्पेलिंग्स को चेक करो, अपनी आदत डालो। इससे आप में सुधार होगा और ये काम में आएगा। सिर्फ ये सवाल का जवाब देना ही आपके जीवन का अंत नहीं है। ये शुरुआत है कि आप जवाब कैसे देते हो और सवालों को कैसे सुनते हो। मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैंने बनाए हैं खुद ने, और जो नए नए प्रकार के हैं जो आजकल MCQ में आते हैं। उन सवालों की पूरी श्रृंखला है, चिंतन में भी और दूसरी जगह पर भी। मैं लगभग 2000 प्रश्न मैंने बना रहा हूँ। 500-700 तो बना दिए मैंने और रोज बना रहा हूँ। और फिर जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेंगे, कक्षाएं जिनकी मैं लेना शुरू कर रहा हूँ परसों से, तो वो बच्चे जब एडमिशन लेंगे तो उनको मैं वो 200 सवाल करवाऊंगा, 2000 प्रश्न करवाऊंगा MCQ के। चलिए अभी तो देखते हैं कि ये जो प्रश्न मैंने पूछे थे वो उसके उत्तर क्या है। देखिए, पहला सवाल था कि मैकियावेली को मूल्य सापेक्षवाद का जनक किसने कहा था, किसने उस पर इतना लिखा था? और उस प्रश्न का उत्तर है बर्लिन। हम लोग बर्लिन को जानते हैं सिर्फ एक कारण से कि उसने स्वतंत्रता पर 2 निबंध लिखे थे और बाद में वो 4 एसेज ऑन लिबर्टी के नाम से पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी। 1958 में प्रकाशित हुआ पहले, फिर बाद में 1960s में वापस से प्रकाशित हुई थी। उसमें स्वतंत्रता 2 तरह की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। ये उसका सबसे बड़ा अवदान है राजनीतिक चिंतन में, ये हम मानते हैं। लेकिन बर्लिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और राजनीतिक चिंतन का प्रोफेसर था। उसने सब पर लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। उसने बहुत लेटर्स लिखे हैं, बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं पत्रिकाओं में, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में, न्यूयॉर्क बुक ऑफ रिव्यूज में, न्यूयॉर्कर में। तो 1965 से लेकर के 1980 तक, जब तक उसकी मृत्यु हुई थी, तब तक के बहुत सारे आर्टिकल्स को जोड़कर पुस्तकें भी आई है, जो
पॉपुलर आर्टिकल है, यानी एकेडमिक आर्टिकल नहीं है, एकेडमिक जर्नल में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रोफेसर था और विद्वान था और दार्शनिक था, तो उसके जो साधारण आर्टिकल भी हैं, जो नॉन एकेडमिक जिसे हम कहते हैं, जो अखबारों में छपते हैं या मैगजीन में छपते हैं, वो भी काफ़ी तत्व से भरे हुए थे। उन्हीं में किसी में उसने लिखा था ये कि मैकियावेली जो है, मैकियावेली पर पूरा एक आर्टिकल लिखा उसने, आज एक तो क्या और भी लिखे होंगे बहुत सारे, तो वो रिप्रोड्यूस हुए हैं और उनमें से एक किसी आर्टिकल में लिखा है जो कि वह मैकियावेली वैल्यू रिलेटिविज्म का प्रोपोनेंट का है, उसका प्रवक्ता है। दूसरा प्रश्न था कि स्वतंत्रता शिक्षा से उत्पन्न होती है, ये किसने कहा था? अब ये कोई जो रोजमर्रा के हम राजनीतिक विचारकों की बात करते हैं, जो हम बीए में पढ़ते हैं, वो कोई विचारक नहीं है इसमें। ये विचारक है जर्मन विचारक, जो प्रूसिया उस समय कहा जाता था, हर्डर, HERDER, हर्डर विचारक था, जो एनलाइटनमेंट के समय में हुआ था 18वीं शताब्दी में। और उस समय उसने ये बात कही थी, और भी बहुत सी बातें कही थी, क्योंकि वो उस एनलाइटनमेंट या बोधोदय ज्ञानोदय युग का उत्पाद है, इसलिए उस समय के सभी लोग ये बात करते थे कि मनुष्य में क्षमता है, मनुष्य में विवेक है, मनुष्य को शिक्षित होना चाहिए, व्यक्ति अकेला है, व्यक्ति अपने विवेक से सब कुछ जान सकता है। इतना विश्वास लोगों का एकदम से सामने आया था, हमें ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के अंतर्गत हर्डर ने शिक्षा पर जोर दिया था और कहा था कि वास्तव में स्वतंत्र व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो शिक्षित हो और शिक्षा प्राप्त कर सके। ये बात आज भी सही प्रतीत होती है। तीसरी बात मैंने कही थी कि कौन जॉन स्टुअर्ट मिल को पूर्णतया उदारवादी नहीं मानता है। ये भी फ्रेडरिक हेयक का कमेंट है। फ्रेडरिक हेयक ने मिल के ऊपर काम किया है अलग से, और उसने मिल के कुछ आर्टिकल्स या कुछ लेटर्स वगैरह उसने एडिटेड भी किए थे, और मिल पर जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट जो माने जाते थे, उनमें से हेयक का नाम भी आता है। हम लोग हेयक की किताब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी को जानते हैं, और शायद उसी में ये उसने कमेंट किया है। मिल को काफ़ी रेफ़र किया है, लेकिन और जगह भी बहुत जगह उसने रेफ़र किया है, और भी अपने लेखन में। और वो मिल को बहुत अच्छा विचारक मानता था, और वो कहता था कि इसको केवल सीमित नहीं रखना चाहिए एक उदारवाद के रूप में। वो पहला विचारक है जो सशक्त विचारक है हेयक के अनुसार। कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसने समाजवाद का रास्ता प्रशस्त किया। So he was in between liberalism and socialism. He was moving from liberalism to socialism. That is what Hayek says. फ्रेडरिक हेयक जो अपने आप में विचारक है। तो ये तीन बातें मैंने आप लोगों से पूछी थी, और उसके जवाब ये हैं। और जवाबों को देते समय आप थोड़ा सा जब लिखो अंग्रेजी में, तो कम से कम उसको चेक तो कर लो कि स्पेलिंग सही है या नहीं, और थोड़ा सोच के जवाब दो। ऐसे नहीं देखते कुछ भी तुक्का लगा दी, उससे क्या फ़ायदा होना है? ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, इससे आपको कोई लाभ हो तब तो उसका मतलब है। अगर कोई लाभ नहीं हो रहा है, यूँ ही टेस्ट कर रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं। चलिए आज एक सवाल पूछता हूँ, बाकी हम बाद में बात करेंगे कि ब्रिटेन के बारे में कहा गया है कि उसकी संसदीय सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता, ये दो शब्द होते हैं। इन दोनों में अंतर आप जानते हैं कि संसदीय सर्वोच्चता वो होती है जिसमें माना जाता है कि संसद अपने कार्य में सर्वोच्च है, और सरकार के जो दूसरे दो अंग हैं, राज्य के जो दूसरे अंग हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, बड़ी है, ओवर पावर कर सकती है। न्यायालय कोई निर्णय दे तो संसद अपने जो नियम से उसको ओवर पावर कर सकती है, और एग्जीक्यूटिव को कोई भी बात लेजिस्लेचर या संसद से पारित करानी पड़ती है, इसलिए वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो सर्वोच्च है। दूसरी अवधारणा है संसद संप्रभु है। संप्रभुता का अर्थ यह है कि संसद कुछ भी कर सकती है। इसमें रेफरेंस लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का नहीं है,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का नहीं है। ये रेफरेंस है कि जैसे स्टेट सॉवरन होता है तो कहते हैं संसद सॉवरन है। संप्रभु, जिसके जो स्टेटमेंट कहा गया है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो दो स्टेटमेंट ब्रिटिश संसद के बारे में कहे गए हैं कि संसद सर्वोच्च है और संसद संप्रभु है। सवाल यह है कि सबसे पहले मुखरित रूप से ये किन ने कहा था कि संसद सर्वोच्च है? ये किसने कहा था जिसकी किताब को पढ़कर हम लोग ये धारणा बनाते हैं? और ये किसने कहा था कि संसद संप्रभु है, जिसकी किताब को पढ़कर हमने ये धारणा बनाई है? चलिए आज एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, ये दो सवाल हो सकते हैं, ये दोनों, इसका उत्तर देखते हैं और फिर मिलते हैं अपन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ ज्ञान की बातें और हो सके। आपके परीक्षा होने वाली है तो आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे एमसीक्यू के जो प्रश्न है, थोड़े बहुत, नॉट एमसीक्यू बट जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे पूरे पॉलिटिकल साइंस में। नमस्कार।